हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम राष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और यह संविधान से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के अनुसार किया जाता है? तो यहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमी मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, किस वर्ष की जनगणना द्वारा अब निश्चित जनसंख्या को राष्ट्रपति चुनाव के लिए किसी राज्य विशेष की जनसंख्या को माना जाता है? तो यह 1971 की जनगणना द्वारा अब निश्चित जनसंख्या को माना जाता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि जब तक 2026 के बाद होने वाली प्रथम जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की जनसंख्या 1971 की जनगणना द्वारा अब निश्चित जनसंख्या को माना जाएगा? तो यह 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद पर चुने जाने के लिए न्यूनतम मत कितना प्राप्त करना आवश्यक है? तो यह कुल पड़े वैध मतों के आधे से एक मत अधिक। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पदावधि का उपबंध किया गया है? तो यह अनुच्छेद 56 के तहत है। भारत का राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि कितने वर्ष तक अपने पद पर धारण करता है? तो वह 5 वर्ष तक है। राष्ट्रपति का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर भी वह कब तक अपना पद धारण किए रहता है? तो जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो यह उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के बहुमत से पारित होना चाहिए। तो यह अभिष्ट सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत के द्वारा पारित होना चाहिए। नेक्स्ट है, महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राष्ट्रपति को कब से पदच्युत समझा जाता है? तो वह महाभियोग प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन द्वारा स्वीकृति होने पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर निर्णय करने की अधिकारिता किसे प्राप्त है? तो यह सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है अनुच्छेद 71 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पद खाली होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव अवैध नहीं होगा? तो यह 11वें संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार है? तो यह अनुच्छेद 78 के तहत है। संसद का सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो यह राष्ट्रपति को है। भारत का महान न्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो वह राष्ट्रपति के। आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है? तो वह 2 प्रतिनिधियों को मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। वह किन किन क्षेत्रों में है? तो वह साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में है। किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान है कि संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 111 के तहत है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकता है? तो यह अनुच्छेद 108 के तहत है। किन विधेयकों को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? तो वह धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग करता है? तो वह अनुच्छेद 111 के तहत है। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था, वो भी किस विधेयक के माध्यम से? तो वह भारतीय डाक संशोधन विधेयक के संबंध में। अगला प्रश्न है,
किसी नए राज्य के निर्माण अथवा किसी वर्तमान राज्य के क्षेत्र की सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को किसकी सिफारिश से संसद में प्रस्तुत किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति की सिफारिश से। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 123 के तहत है। किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है? तो वह तब जारी किया जा सकता है जब संसद के दोनों सदन सत्र में ना हों तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो जिसमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश अधिकतम कितने दिनों तक संसद का अधिवेशन आरंभ होने के बाद बिना अनुमोदन के प्रभावी रह सकता है? तो वह 6 सप्ताह तक। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह अनुच्छेद 72 के तहत है। राष्ट्रपति द्वारा अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किन मामलों में किया जा सकता है? तो वह सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड, सभी मृत्यु दंड तथा अन्य ऐसे दंड के मामले में जो संघीय विषय के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए दिया गया हो। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया है? तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत है। धन विधेयक अथवा वित्त विधेयक को किसकी अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है? तो वह राष्ट्रपति की अनुमति से। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति करता है। और वित्त आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 280 के तहत है। और वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित है? तो वह राष्ट्रपति में निहित है। भारत द्वारा विदेशों से किए जाने वाले संधियां और समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो वह राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति के प्रथम चुनाव मई 1952 तक के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किसने भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना था? तो वह संविधान सभा ने चुना था। भारत का निर्विरोध निर्वाचित होने वाला राष्ट्रपति कौन है? तो वह नीलम संजीव रेड्डी हैं। किस राष्ट्रपति को द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद विजय घोषित किया गया? तो वह VV गिरी को घोषित किया गया। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वह श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है? तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फरुखुद्दीन अली अहमद की। कौन सा वह विधेयक है जो राष्ट्रपति ज्ञानी जयंत तथा प्रधानमंत्री राजीव गांधी के मतभेदों की बलि चढ़ गया था? तो वह भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 है। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों की निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किसके द्वारा किया जाता है? तो यह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 103 फर्स्ट के अनुसार। अगला प्रश्न है, संसद सदस्यों की निर्णयों से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति किसकी राय लेता है? तो वह निर्वाचन आयोग की राय लेता है और यह अनुच्छेद 103(2) के तहत है। संविधान के किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात उद्घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो वह अनुच्छेद 352 के तहत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर घोषित किया जा सकता है? तो वह युद्ध बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है? तो वह 3 बार की गई है, 1962, 1971 तथा 1975 में। किन आधारों पर घोषित राष्ट्रीय आपात की स्थिति अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं? तो वह युद्ध अथवा बाह्य आक्रमण के द्वारा। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है?
तो यह अनुच्छेद 356 के तहत। भारत में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार भी लिए गए हैं। भारत का उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो वह राज्यसभा का होता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में किन पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है? तो वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपाल और संघ और राज्यों के मंत्री के पद को। उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का नाम कम से कम कितने मतदाताओं द्वारा क्रमशः प्रस्तावित और अनुमोदित होना चाहिए? तो वह 20-20 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित और प्रस्तावित होना चाहिए। भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो वह राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वह राष्ट्रपति को देता है। किसे अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है? तो वह उपराष्ट्रपति को अपने पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है? तो वह राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का विनिश्चय किया जाता है? तो वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। संसद के किस सदन का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार में होनी चाहिए? तो वह राज्यसभा में होनी चाहिए। इस समय भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू हैं। राज्यसभा की कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है? तो वह उपराष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर किसे कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है? तो वह भारत के मुख्य न्यायाधीश को या कार्यवाहक राष्ट्रपति का दायित्व सौंपा जाता है। उपराष्ट्रपति को अपने पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो एक ऐसे संकल्प द्वारा जिसे राज्यसभा ने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित किया हो और जिसमें लोकसभा भी सहमत हो। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो वह संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा। संसद के किस सदन की अध्यक्षता एक ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है? तो वह राज्यसभा के द्वारा। पुनः निर्वाचन होने के बाद मोहम्मद हामिद अंसारी को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में व्यक्ति के अनुसार उनका क्रमांक पद क्या है? तो वह 12वां क्रमांक पद है। भारत के एक ऐसे मात्र उपराष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, तो वह कृष्णकांत हैं। भारत में किस प्रकार की संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है? तो वह संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका शक्ति वास्तविक शक्ति रूप में किसमें निहित होती है? तो वह मंत्रिपरिषद में निहित होती है। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति के बारे में प्रावधान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 75 फर्स्ट के तहत। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है? तो वह प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। किस अनुच्छेद के तहत यह कहा गया कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे? तो यह अनुच्छेद 75(3) के तहत यह कहा गया है। कोई व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है बट वह मंत्री बनाए जाने पर वह अधिकतम कितने दिन तक अपने पद पर रह सकता है? तो वह 6 माह तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा वह शपथ दिलाई जाती है।
अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद का सदस्य नहीं है तो उसे कितने महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है? तो उसे 6 महीने के अंदर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। 91वां संविधान संशोधन मुख्यतः किससे रिलेटेड है? तो वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या से संबंधित है। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक न होगी। यह उपबंध किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है? तो यह 91वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिपरिषद के तहत प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वह 545 का 15%। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल कितनी श्रेणियां हैं? तो 3 श्रेणियां हैं। फर्स्ट है कैबिनेट मंत्री, सेकंड है राज्य मंत्री और थर्ड है उप मंत्री। कैबिनेट मंत्रिमंडल किस प्रकार के मंत्रियों से गठित होता है? तो वह कैबिनेट स्तर के मंत्रियों से गठित होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के प्रशासन की वह कौन सी सर्वोच्च इकाई है जो सरकार की नीतियों का निर्धारण करती है? तो वह कैबिनेट है। किस अनुच्छेद के तहत यह उपबंधित है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी? यह अनुच्छेद 75(3) के तहत यह है। मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद में कौन कौन शामिल होता है? तो मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। मंत्रिपरिषद का कोई मंत्री अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। और यह लास्ट प्रश्न है कि संसद के किस सदन द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिए जाने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो वह लोकसभा द्वारा। आपको यह कैसा लगा इसे ज़रूर बताइए। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू गाइस।